Hello, welcome students. So today we will start with the revision of the consideration topic section 2 clause D. ऐसे तो सेशन नंबर 1 में ही मैंने आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पिछले सेशन में, जो कि फर्स्ट सेशन था हम लोगों का कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स? कंसिडरेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना था? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। Consideration when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, the promisee or any other person has done, मतलब काम कर चुका है, has done or abstained from doing। abstain from doing मतलब किसी काम को नहीं करने के लिए अगर उसे बोला जाता है तो उसके लिए भी वह एग्रीड हो चुका है। और does or abstain from doing ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट को और ये फ्यूचर को। देन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। देन ऐसे एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सच एक्ट जो वर्क करेगा प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, या एब्स्टिनेंस करेगा या प्रॉमिस करेगा वर्क करने के लिए, देन दिस प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन, दिस act or abstinence is the consideration for the promise. Then when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or obtain from doing something and abstain from doing something, then such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी है, लिखने के लिए भी आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों कंसिडरेशन जो टॉपिक है, ना, कंसिडरेशन टॉपिक से हमने आपको क्या कर रखा है ऑलरेडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल्स रिटन एग्जाम्स में फाउंडेशन वाले बच्चों को, उनको हमने ऑलरेडी ये दे रखा है, ठीक है, उनका रिटन एग्जाम से। So consideration must move at the desire of the promiser. Consideration must move from one person to another person. Consideration move कर सकता है। Consideration past भी हो सकता है, present भी हो सकता है, future भी हो सकता है। Consideration may be past, present और future. Consideration need not be adequate but should be real. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि consideration adequate ही होगा। Consideration be not adequate, नॉट एडिक्वेट भी हो सकता है, लेकिन कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, ये सब कंसिडरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आप जहां पर भी बैठ के जैसे भी क्लास कर रहे हो, आप हमारे साथ साथ भी बोल करके रिवीजन करोगे। अगर आप बोल रहे हो वहीं पर बैठे बैठे सुनते सुनते भी आपको भी बोलना है, सर बोल रहे हैं हमको भी बोलना है, चिल्ला के बोलना है, हाँ चिल्ला के बोलो। मेरे पास सामने थोड़े ना क्लास में आप बैठे हुए हो, अब तो लाइव क्लास कर रहे हो तो थोड़े ना मुझे डिस्टर्ब होने वाला है, आराम से आप करो। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन इज द डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ समथिंग। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल्स दिया था, किसी ड्रिंकर को हमने बोला 20,000 रुपीज मैं तुमको दे रहा हूं, तुम ड्रिंक करना छोड़ दो। तो मैं उसने जो ड्रिंक करना छोड़ा हमारे बोलने पे, हमारे साइड से कंसिडरेशन उसको क्या जा रहा है? 20,000 रुपीज। उसके साइड से कंसिडरेशन क्या आ रहा है? वह ड्रिंक करना छोड़ रहा है, मतलब नॉट डूइंग ऑफ समथिंग, वही उसके लिए कंसिडरेशन है, वही उसके साइड से होने वाला कंसिडरेशन है। सो कंसिडरेशन इज द डूइंग, consideration is the doing or not doing of something which promisers desires to done or not done, which the promisers desire to be done or not done होता है। अब आ जाओ मेरे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। essentials of a valid consideration, we are going to revise the another point, essentials of a valid consideration। my dear students, essentials of a valid consideration के essentials क्या है? consideration must move at the desire of the promiser। इसके ऊपर एक केस स्टडीज है जो कि क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, चिनाया वर्सेस रामाया, ठीक है ना, चिनाया वर्सेस रामाया। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अभी हम लोगों ने ये पॉइंट को पढ़ा है। कंसिडरेशन किसके डिजायर पर मूव करता है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर।
कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे मूव करता है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ओके, सो मेरे बच्चों यहाँ पे कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे मूव करता है। यहाँ पे चिनाया वर्सेस रामाया का केस क्या था? केस ये था ना कि एन ओल्ड लेडी मेड कॉन्ट्रैक्ट विथ आर हर डॉटर। एक ओल्ड लेडी है, उसने अपने डॉटर आर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया दैट होल ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी गिफ्टेड टू आर। पूरा प्रॉपर्टी मैं तुमको गिफ्ट दूंगी इफ आर एग्री टू पे एन्यूटी टू सी सिस्टर ऑफ ए। सिस्टर ऑफ ए, यहां पर क्या है ना, ए एक ओल्ड लेडी है, ए एक ओल्ड लेडी है, उसका भाई या बहन कोई भी, यहां पर सिस्टर की जगह पे ब्रदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रदर ही था केस में। तो यहां पे ए ने अपनी डॉटर आर को बोला ना कि देखो आर, मैं तुमको अपना पूरा प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रही हूं, पूरा प्रॉपर्टी दे रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन ये है ना कि तुम जब तक मेरी सिस्टर, मतलब ए की सिस्टर सी, ए की सिस्टर सी जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक तुम उसको क्या दो, एक रेगुलर पेमेंट करते रहोगे। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर पेमेंट, मतलब उसके देखभाल के लिए जस्ट एज अ सैलरी नहीं बोल सकते हो भाई, लेकिन जस्ट एज अ एन्यूटी के तौर पे तुमको देना है, उसको मेंटेन करने के लिए। किसको? सी को मेंटेन करने के लिए। ए ने ऐसा बोला। आर बोली एकदम तैयार हूं मैं मम्मी, एकदम तैयार हूं। उसने बोला आर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सी एग्रीइंग टू पे हर द एन्यूटीज। और किसके बोलने पे? किसके बोलने पे? ये बी नंबर पॉइंट है भाई, जिसको मैंने सर्कल में डाला है भाई। आर ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यस, मैं आपको एक रेगुलर एन्यूटी पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करती रहूंगी। ऑन द डेथ ऑफ ए, ए जब तक जिंदा थी तब तक तो आर ने सी को वह एन्यूटी का पेमेंट करते रही। लेकिन जैसे ही ए की मौत हुई, आर ने बोला कि अब तो प्रॉपर्टी मेरा हो ही चुका है, प्रॉपर्टी तो मेरा हो चुका है, और अब मेरी मां जो है ए, उसका तो डेथ हो गया, अब तो है नहीं, तो उनका बात मानने का बात है नहीं। आर रिफ्यूज टू पे एन्यूटी टू सी। आर ने बोला कि सी को और एन्यूटी नहीं देंगे, ऑन द ग्राउंड दैट नथिंग वाज रिसीव्ड फ्रॉम सी। और उसने बोला, उसने क्या बोला? आर ने बोला, आर का बोलने का मतलब क्या था कि तुम्हारे साइड से मुझे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? आर ने सी को बोला कि तुम्हारे साइड से मेरे को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है कि मैं तुमको रेगुलर एन्यूटी का पेमेंट करते रहूंगी, अब तो मेरी मम्मी भी नहीं रही, ए की डेथ हो चुकी है। ऑन द डेथ ऑफ ए, आर रिफ्यूज टू पे एन्यूटी टू सी ऑन ग्राउंड दैट द नथिंग वाज रिसीव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ सी एज कंसिडरेशन फॉर एन्यूटी। मैं जो एन्यूटी का पेमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे कर रही हूं, उसके लिए हमें कंसिडरेशन क्या मिला? कुछ नहीं मिला कि आपके साइड से नहीं। एंड एग्रीमेंट बिटवीन सी एंड आर आर वॉइड। और उसने बोला कि जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है ना, ये वॉइड एग्रीमेंट है। सी ने बोला नहीं, हमारे और आपके बीच का जो एग्रीमेंट है वॉइड एग्रीमेंट है, हमारे साइड से सिर्फ कंसिडरेशन जाता है, आपके साइड से हमारे पास क्या कंसिडरेशन आ रहा है? आपके साइड से हमारे पास क्या कंसिडरेशन आ रहा है? ये भाई बहुत दिक्कत की बात हो गई। सी को बहुत तकलीफ हुआ, सी को बहुत तकलीफ हुआ। अब उसकी बहन ए भी नहीं रही इस दुनिया में, और आर ने उसको पेमेंट करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, एन्यूटी का रेगुलर पेमेंट करने से मना कर दिया। ये केस स्टडीज आपके एग्जाम्स में आएगा, चिनाया वर्सेस रामाया का। अभी कोर्ट में ये बात चली गई, कोर्ट वाले ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट वाले ने क्या फैसला सुनाया? मेरी बात ध्यान से सुनोगे। इट वाज हेल्ड दैट consideration need not necessarily move from promisee, it may move from other person। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था ना, कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, इट मे मूव फ्रॉम द अदर पर्सन। अरे ये आर जो थी, आर के पास कंसिडरेशन में पूरा प्रॉपर्टी आया था, लेकिन वह सी से नहीं आया था, उसकी सिस्टर ए से आया था। और इसीलिए आया था कि उसने इस एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि मैं सी को रेगुलर एन्यूटी का पेमेंट करते रहूंगी। तो कोई जरूरी ये नहीं है कि सी के साइड से भी उसको कंसिडरेशन में कुछ मिलेगा, कोई ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि A will receive the A ही नाम है ना उसका, सॉरी, R will receive the some consideration from the side of C, because उसको तो कंसिडरेशन के तौर पे प्रोमिसी से नहीं किसी और से तो कंसिडरेशन मिला ही है, उसकी मम्मी ए से तो मिला है, और इसी एग्रीमेंट पे मिला है कि अगर वह सी को पूरा मेंटेन करने के लिए अगर रेगुलर एन्यूटी का पेमेंट करती रहेगी तो मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूंगी। और उसने ऐसा एग्री हुआ था उस समय। हेंस कंटेंशन ऑफ आर इज नॉट वैलिड। आर जो चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, हार गई केस को। और यहां पर फिर क्या हुआ? ए मेड कॉन्ट्रैक्ट विथ आर दैट होल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो सेम चीज रिपीट किया, तो ये हो गया। वही चीज को दोबारा से यहां पर पॉइंट वाइज करके लिखा गया है, आप इसी को देख करके भी पढ़ सकते हो। दैट इज द सेम थिंग,
अब हम लोगों ने पहला पॉइंट अभी क्या देखा मेरे बच्चों, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। जैसे हम लोग इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने फर्स्ट डे किया था, वैसे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन हम लोग कर रहे हैं। और उसके सेकंड पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है क्या? नहीं। कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो भी चलेगा, बट कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इलेजरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इलेजरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। सभी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कंसिडरेशन एकदम जरूरी है। हाउएवर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना कोई जरूरी नहीं है। इवन इफ इट इज प्रूव्ड दैट सच कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड। अगर ये प्रूफ भी हो जाएगा कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बिकॉज कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होने से इफेक्ट नहीं है, कंसिडरेशन इलेजरी होने से इफेक्ट है, रियल कंसिडरेशन होने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों, द फैक्ट ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन शैल बी गिवन ड्यू टू वेटेज while determining whether the consent of the promiser was freely given or not। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोमिसर है, द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज गिवन, फ्री कंसेंट दिया है या फ्री कंसेंट नहीं दिया है, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। नंबर 3 पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोमिसेज एग्जिस्टिंग। कंसिडरेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोमिसेज एग्जिस्टिंग। कंसिडरेशन डिफर भी कर सकता है, कंसिडरेशन बदल सकता है क्या? हाँ, देखिए यहां पर रामचंद्र चिंतावन वर्सेस द कालू राजू, ये एक केस स्टडीज है। क्लाइंट प्रोमिस टू पे एडिशनल अमाउंट टू हिज लॉयर इफ ही विंस, द सूट वाज सक्सेसफुल, द लॉयर आस्क फॉर एडिशनल अमाउंट, लॉयर कैन नॉट आस्क फॉर एडिशनल अमाउंट एज वाज अंडर अ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। भाई ये एक ना क्या बोला, कंसिडरेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोमिसेज एग्जिस्टिंग। यहां पे मस्ट, ये क्या बोला ना, क्लाइंट ने बोला क्लाइंट प्रोमिस टू पे एडिशनल अमाउंट टू हिज लॉयर इफ ही विंस, बोला एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी हम आपको देंगे, एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी देंगे अगर हम जीत गए तो। वह जीत भी गया, लॉयर एडिशनल अमाउंट मांगा, लॉयर कैन नॉट आस्क फॉर एडिशनल अमाउंट। लॉयर अपने साइड से एडिशनल अमाउंट नहीं मांग सकता है, लॉयर अपने साइड से एडिशनल अमाउंट नहीं मांग सकता है, लेकिन अगर क्लाइंट ने प्रॉमिस किया और क्लाइंट अगर चाहता है कि उसे एडिशनल अमाउंट दे तो एडिशनल अमाउंट का पेमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन वह नहीं मांग सकता क्योंकि उसका एग्रीमेंट तो जो अमाउंट के ऊपर हुआ था केस फाइट करने के लिए, वही अमाउंट के ऊपर वह पेमेंट रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट अपने साइड से एडिशनल अमाउंट देना चाहता है, डिफरेंट कंसिडरेशन देना चाहता है तो वह दे सकता है, क्लाइंट के ऊपर है ये। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। The agreement is void if consideration furnished by any party is unlawful। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एज ऑब्लिगेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज, ये हमेशा अनलॉफुल थिंग्स नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इलेजरी, कंसिडरेशन रियल भी होना चाहिए। रियल कैसे होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय पार्टी मस्ट बी सम वैल्यू का होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलेजरी एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, सिर्फ नाम से एग्जिस्ट करने वाला कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, रियल में कुछ वैल्यू वाला गुड्स होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, यहाँ पे ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पे पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे कंसिडरेशन जो है ना, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में। नेचुरल ये एक साथ पॉइंट हो गया बट ये अलग अलग होना चाहिए था। नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, यहां पर पॉइंट्स क्या है? विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिना कंसिडरेशन का। हमने जनरल रूल ऑफ द कंसिडरेशन क्या है? विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल। भले इनएडिक्वेट होगा लेकिन कंसिडरेशन होना पड़ेगा। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस वेयर द विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल, दैट केस इज द नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में ऐसा हो सकता है। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, a written and registered agreement based on the natural love and affections between the parties standing in the near relation। पार्टी नियर रिलेशन में होने चाहिए।
नेचुरल ब्लड रिलेशन में होने चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ दिया, और ये रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए टू ईच अदर इज इनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, भी ये इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होगा, विदाउट कंसिडरेशन भी इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ये कीवर्ड है, आपको लिखने हैं। अगर ये आता है कि वह कौन सा सिचुएशन है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, तो ये पहला इसका पॉइंट है, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शंस between the parties standing in the near relations to each other is enforceable even without any consideration, without any consideration। फिर कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये भी उसी पॉइंट में है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए, जैसे पास्ट में आप एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए जॉब किया और उसके रिटायरमेंट के बाद अभी भी उसे पेंशन रिसीव हो रहा है, कॉम्पनसेशन के तौर पर उसे अमाउंट मिल रहा है फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो ये भी आपका क्या बोला जाएगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन, वह एक साइड से सिर्फ आ रहा है क्योंकि वह पास्ट में जॉब किया था, अभी तो नहीं कर रहा है ना। तो अ प्रोमिसी टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट, a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25 subsection 2। The following are the essential factor for this conditions। service should have rendered voluntarily, सर्विस कैसा होना चाहिए, सर्विस वॉलंटरली पास्ट में किया गया है। द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, के लिए किया गया सर्विस। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विस वर रेंडर्ड, जब सर्विस प्रोवाइड किया गया था तब उस समय प्रोमिसर एग्जिस्ट कर रहा था। एंड द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, और ये प्रोमिसर का भी इंटेंशन है कि वो प्रोमिसी को क्या करेगा, पास्ट के किसी वर्क के लिए, पास्ट के किसी सर्विसेज के लिए उसको कॉम्पनसेशन देगा, और ये कॉम्पनसेशन विदाउट कंसिडरेशन, अभी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, पास्ट के कंसिडरेशन के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वैलिड होगा। फिर प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट, व्हेन अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, प्रॉमिस राइटिंग में है और कौन किसने इसे साइन किया, जिसने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट बाय लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम बार्ड डेब्ट है उसको पेमेंट के लिए प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों एग्री हो रहे हैं, इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, तब ये विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। एजेंसी के केस में, एजेंसी according to section 185 of the Indian Contract Act, no consideration is necessary to create an agency। एजेंसी क्रिएट करने के लिए, एजेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। जैसे ए अपना एजेंट बी को बना रहा है, तो बी को एजेंट बनाने के लिए बी से वह कंसिडरेशन कुछ नहीं लेगा, ये अपने साइड से एक काम दे रहा है उसको कि वो बी को एजेंट बना रहा है, लेकिन बी के साइड से वह कंसिडरेशन नहीं लेगा, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 185 बोलता है कि नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, फॉर द क्रिएशन ऑफ द एजेंसी। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में, कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में, कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में आप चले आओ बच्चों। इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट द रूल्स नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। हम लोग क्या पढ़ते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द जनरल रूल। लेकिन अभी जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल, दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये पहला पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट है हम लोगों का कॉम्पनसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड नंबर पॉइंट है हम लोगों का प्रॉमिस फॉर द टाइम बार्ड डेब्ट। फोर्थ नंबर पॉइंट है एजेंसी, और 5 नंबर पॉइंट है आप लोगों का कंप्लीटेड गिफ्ट। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये अगर आएगा तो आपको लिखना है, या एक्सेप्शंस टू द रूल्स नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में यही आंसर आपको लिखा जाएगा। इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। Explanation, section 25 of explanation 1 states nothing in this section shall affect the validity as between the donor and the donee of any gift actually made। The gift not required any consideration। गिफ्ट देने के लिए आप अगर किसी को गिफ्ट देते हो कंप्लीटेड गिफ्ट, तो क्या आप उसके साइड से बोलते हो कि हमें भी कंसिडरेशन चाहिए, तुम्हारे साइड से नहीं है ऐसा। तो ये 5 ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले रूल अप्लाई नहीं होता है। दीज आर द एक्सेप्शनल सिचुएशंस ऑफ द नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। दिस इज द एक्सेप्शनल सिचुएशन ऑफ द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल्स।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना गारंटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है मेरे बच्चों? गारंटी। गारंटी नेक्स्ट पॉइंट है हमारी। इन केस ऑफ गारंटी, इन केस ऑफ गारंटी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर शैल बी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सियोरिटी। इन केस ऑफ गारंटी के केस में, गारंटी के केस में कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर्स रिसीव्ड बाय द शैल बी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सियोरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन होता है। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट के लिए वॉलंटरली अगर बेलमेंट किया जाता है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट होता है। बेलमेंट में क्या होता है? बेलर बेली के पास अपना कोई गुड्स उसके पास रख के जाता है और बेली ऐसे टाइम पे उस गुड्स को अपने गुड्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करता है, उसकी केयर टेकिंग करता है, ठीक है। और इसके लिए कोई कंसिडरेशन बेली बेलर को नहीं देता है। मैंने इसके लिए कितने सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी मेन लेक्चर्स में दिए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ द प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। लॉ ऑफ द प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ द प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। लॉ ऑफ द प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ द प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द जनरल रूल इज दैट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली शू। इसमें क्या है? जनरल रूल क्या है? अगर मान लो ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए के साइड से जो कंसिडरेशन बी को मिलने वाला था या बी के साइड से जो कंसिडरेशन ए को मिलने वाला था, मतलब वर्क कंप्लीशन का भी हो सकता है, कोई बात को मानने को लेकर के भी हो सकता है, किसी बात को नहीं मानने के लिए भी हो सकता है, कोई भी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसमें अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करता है, लिसन, अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करता है तो ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, ठीक है ना। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। जनरल रूल यही हम लोग जानते हैं। ए अगर अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करेगा तो बी उसके ऊपर केस फाइल कर देगा, बी अगर अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करेगा तो ए उसके ऊपर केस फाइल कर देगा। यही होगा ना, ए और बी के बीच यही रूल है, ए और बी के बीच यही रूल है। बट मेरे प्यारे भाई और बहनों, that means the person who is not the party to the contract cannot sue। इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो लोग केस फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे ए और बी का एक फ्रेंड है, बी का एक फ्रेंड है सी, थर्ड पार्टी है, वह ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये ए के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। दैट मीन्स द पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वह केस फाइल नहीं कर सकता है। अभी मेरे बच्चों यहां पर एक एग्जांपल से आपने डनलप फिनोमेटिक टायर्स कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। दिस इज द केस स्टडीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बी इंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सर्टेन टायर टू बी, बी entered in contract to sell certain tire to P. Contract provides that P shall not sell the tires below the price. B entered in contract to sell certain tires to P. P और P के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और B ने बोला ना कि तुम उस एक प्राइस जो है ना, मार्केट का एक प्राइस जो डिटरमाइंड है, इस प्राइस के बिलो मत सेल करना। इससे क्या होगा? मार्केट खराब होगा अदर्स लोगों का। बिकॉज मैं तो होलसेलर हूं, मेरे से बहुत सारे लोग आपके जैसे परचेज करते हैं और तुम इस प्राइस के बिलो बेचोगे तो उनके भी मार्केट्स खराब होंगे। तो वो मार्केट का ऐसा ट्रेंड उसको समझा दिया गया है यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात ना? बी entered in contract to sell certain tires to P. Contract provides that P shall not sell the tires below the price. P shall not sell the tires below the price. मत सेल करना। P sold certain tires to S. P ने certain टायर S को बेच दिया और S resold the tires at the price below the listed price. P तो नहीं बेचा, P तो बात माना, लेकिन P ने जिसको बेचा उसने उस टायर को बिलो प्राइस सेल कर दिया। P instituted suit against C. B ने क्या किया? B ने यहां पर S के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। देखो P और S के बीच कॉन्ट्रैक्ट है ना। P ने S को सेल किया और S ने P से परचेज किया, और B और P के बीच कॉन्ट्रैक्ट थे। मतलब इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें B तो थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी उसने S के ऊपर केस फाइल कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ?
बी वॉज थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर देयर कुड नॉट बी नो इन्फोर्समेंट। फैक्ट यही है, डिसीजंस, ये पूरा केस स्टडीज है। बी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सर्टेन टायर्स टू पी, द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट पी शैल नॉट सेल द टायर बिलो द प्राइस। इन एडिशन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट एट द टाइम ऑफ रीसेल पी also impose the same condition on the retailers। इन एडिशन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी इसने बोला ना पी के ऊपर, ये भी बोल दिया एट द टाइम ऑफ रीसेल कि पी जब भी तुम रीसेल करना, जिसको भी रीसेल करना, also impose the same condition on the retailers। तो तुम उन रिटेलर्स को भी ये बात बता देना कि ये बिलो, इस प्राइस के बिलो मार्केट में ये गुड्स को नहीं बेचेंगे। कोर्ट का डिसीजन था, इट वाज हेल्ड दैट द डनलप was third party to the contract between the retailer and the distributor therefore there could be no enforcement thereby should by B is not maintainable। तो B ने यहां पर केस फाइल किया, वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि वो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, वह नहीं कर सका। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग जनरल रूल क्या जानते हैं, थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, थर्ड पार्टी टू द third party of the case cannot sue, only contracting party can sue। तो यहां पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पर थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकता है। देयर इज सम एक्सेप्शनल सिचुएशन वेयर द थर्ड पार्टी कैन आल्सो फाइल द केस। देखिए, एक्सेप्शंस टू द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस टू द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस टू द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला नंबर पॉइंट क्या है, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। बेनिफिशियरी इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी जो होता है वह कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। सर ये वाला आप पढ़ाए हैं क्या हम लोगों को? अरे भाई मेरा स्टडी मैट खोलो, आपको सब का सब मिलेगा, लेक्चर्स भी आपके पास है, आपके पास उसका व्यू अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, व्यू अभी भी आपके पास उसका अवेलेबल है। बेनिफिशियरी इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट creating a trust, however the beneficiary is allowed to sue the trustee for enforcement of the trustee's duties। अगर ट्रस्टी अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा तो जो बेनिफिशियरी है ना वो ट्रस्टी के ऊपर केस फाइल कर देगा, जबकि बेनिफिशियरी इज द थर्ड पार्टी। तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसलिए थर्ड पार्टी कैन आल्सो फाइल अ सूट, थर्ड पार्टी कैन आल्सो फाइल अ सूट। फिर मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट्स, मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट के केस में भी हो सकता है ये। Where a marriage or family settlement is made, the person who is not beneficiary under such settlement, जो beneficiary है, the person who is not a beneficiary, where a marriage और family settlement हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन बेनिफिशियरी जो है ना इस सेटलमेंट में इज इंटाइटल्ड टू शो। बेनिफिशियरी भी इसमें केस फाइल कर सकता है, इवन दो ही और सी मे नॉट बी द पार्टी टू सच एग्रीमेंट। वह सेटलमेंट, इस फैमिली सेटलमेंट, फैमिली अरेंजमेंट का वह अगर पार्टी नहीं भी है ना तो बेनिफिशियरी जो है वह केस फाइल कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट के केस में, एक्नॉलेजमेंट के केस में द पर्सन हु बिकम एन एजेंट टू द थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट कैन बी शूड बाय सच थर्ड पार्टी। द पर्सन हु बिकम एन एजेंट टू अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का एजेंट बन रहा है। द पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट टू अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का एजेंट बन रहा है, बाय एक्नॉलेजमेंट कैन बी शूड बाय सच थर्ड पार्टी। मतलब उसके थर्ड पार्टी को नॉलेज में डाल करके और कोई पर्सन उसका एजेंट बन रहा है तो थर्ड पार्टी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, इवन थर्ड पार्टी इज नॉट द पार्टी टू द एग्रीमेंट, तो फिर भी थर्ड पार्टी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। असाइनमेंट, इसके बाद फिर हम लोगों का असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। An assignee can exercise all right, assignment of contract, an assignee can exercise all right which could be exercised by the assigner previously। assignee can exercise all right, assigner ने जो सारा राइट एक्सरसाइज किया अपना राइट, वह सब राइट assignee भी एक्सरसाइज कर सकता है। An assignee can exercise all right which could be exercised by the assigner previously even if the assignee was not a party to the original contract। असाइनी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, लेकिन असाइनर ने जो राइट प्रीवियसली एक्सरसाइज किया, अप्लाई किया, वो सारा राइट असाइनी भी अप्लाई कर सकता है, इवन इफ द असाइनी इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो असाइनी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होने के बावजूद भी क्या कर सकता है, अपना राइट अप्लाई कर सकता है, बिकॉज केस फाइल भी कर सकता है, सूट फाइल भी कर सकता है, बिकॉज ये आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अब आ जाओ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पॉइंट पे।
कैपेसिटी ऑफ पॉइंट पार्टीज पॉइंट पे आप चले आओ। पहला नंबर पॉइंट आपका क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का। इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। वॉइड अब इनिशियो, ए भगवान, माइनर के साथ अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। ये एकदम फर्स्ट डे से ही, बिगिनिंग से ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इफेक्ट अगर माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट फर्स्ट डे से ही क्या होता है, वॉइड होता है। A minor is incompetent to contract. Minor cannot enter into a contract. Minor incompetent party है, incapable party है contract में enter करने के लिए। So minor के साथ किया हुआ contract क्या होता है, void ab initio होता है। Therefore any agreement made by minor is void ab initio, सब लिखा हुआ है। The agreement with minor does not have any legal effect. माइनर के साथ किए हुए अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है। माइनर के साथ किया हुआ अगर कोई एग्रीमेंट है तो दैट एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक केस स्टडीज है, मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। देखो केस स्टडीज में क्या है, यहाँ पर मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष का केस स्टडीज क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ही वाज पेड अ सर्टेन अमाउंट फॉर मोर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी, ही वाज पेड अ certain amount for mortgage of the property, mortgage of the property, he was paid a certain amount for mortgage property। गिरवी रखना, mortgage का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। गिरवी रख करके एक प्रॉपर्टी गिरवी रख करके और कुछ अमाउंट उसको पेड किया गया है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, mortgage filed a suit, mortgagee filed a suit for recovery of the money। mortgagee ने यहाँ पर क्या किया, केस फाइल कर दिया, held that the money advanced to minor cannot be recovered as contract with minors is void। कैनॉट बी रिकवर नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या है यहाँ पर देखो, मैंने आपको केस स्टडीज का यहाँ पर एक पूरा ये रखा है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रखा है। एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, द एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन फॉर माइनर इज, द एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन फॉर माइनर इज वॉइड एज पर मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। Thus the agreement for the benefit of minor are valid, agreement for the benefit of minor are valid and as it does not create any legal obligation, and it does not create any legal obligation। मेरे बच्चों यहाँ पर जैसे मान लो आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, माइनर के साथ एग्रीमेंट करके और आपने क्या कर दिया कि आपने उससे कुछ मोर्टगेज लेकर के उसको मनी एडवांस दे दिया, फिर आप मनी रिकवर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया। माइनर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। Thus the देखो द एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन फॉर माइनर, द एग्रीमेंट, ये दोनों ये की लाइन है, ये की लाइन है। द एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन फॉर माइनर, द एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन फॉर माइनर इज वॉइड। द एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन फॉर माइनर, जो माइनर के लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा वो वॉइड है। जो माइनर के लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, माइनर्स के लिए ड्यूटी क्रिएट करेगा, माइनर्स की कुछ ड्यूटी जनरेट हो जाएगी तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन द एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर वैलिड होगा। एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर क्या होगा, वैलिड होगा एज इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द माइनर, एज इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द माइनर। देयरफॉर एग्रीमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर कैन बी enforced by minor if the other party to the obligation failed to perform, if the other party मतलब दूसरी पार्टी, if the other party to the obligation failed to perform, if the other party to the obligation failed to perform its obligation, अगर एग्रीमेंट की दूसरी पार्टी, if the other party to the obligation की दूसरी पार्टी failed to perform its obligation, then minor can claim the restitutions। माइनर क्लेम कर सकता है लेकिन माइनर से कोई क्लेम नहीं कर सकता, माइनर क्लेम कर सकता है लेकिन माइनर से कोई क्लेम नहीं कर सकता है। इसके बाद आइए हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ स्टॉपेल। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ स्टॉपेल इज द नेक्स्ट पॉइंट। द रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीमेंट ऑफ माइनर, ठीक है। स्टॉपेल वर्ड का मतलब होता है रेसिस्टेंस, रुकावट, बाधा, ठीक है ना। द रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई टू एग्रीमेंट ऑफ माइनर बिकॉज इट कैन अमाउंट टू इन्फोर्सिंग वॉइड एग्रीमेंट। Thus the rule of estoppel does not apply against minor। रूल ऑफ estoppel माइनर्स के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा। रूल ऑफ estoppel माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा। नो रेक्टिफिकेशन बाय माइनर, नो रेक्टिफिकेशन बाय माइनर। द एग्रीमेंट entered by minor cannot be ratified by him after attaining majority। द एग्रीमेंट, माइनर अगर किसी एग्रीमेंट में इंटर्ड है तो मेजोरिटी अटेंड करने के बाद, दैट मींस 18 ईयर ऑफ एज का होने के बाद
माइनर की तरफ से उसको रेटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। द एग्रीमेंट इंटर्ड बाय माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम मतलब माइनर आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी एज। इफ माइनर वांट्स टू पे फॉर द गुड्स आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। इफ माइनर वांट्स टू पे फॉर द गुड्स के लिए पे करना चाहता है फॉर आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। वांट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के वांट में वो क्या हो जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन। The guardian shall not be liable for the act of the minor. Shall not be liable for the act of the minor. The guardian shall not be liable for the act of the minor. The contract made by guardian on behalf of minor shall be valid. माइनर के बिहाफ पे गार्डियन लायबल नहीं होगा। अगर मान लो माइनर के साथ किसी ने, जैसे मान लो ए 25 ईयर्स एज का इंसान है, इसने बी एक 14 ईयर्स के बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट किया तो 14 से ये मनी पाता है 20,000 रुपीज। अब ये नहीं देगा तो इसके ऊपर केस फाइल कर नहीं सकता है क्योंकि बी माइनर है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है। तो क्या वो चला जाएगा बी के मम्मी पापा के पास और जाके बोलेगा कि आपका बच्चा हमारे से पैसे लिए, आप लोग हमें दो? ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज गार्डियन बोलेगा जाकर के कि लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन पढ़े हो जाकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर लिखा है द गार्डियन शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर। गार्डियन शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर। गार्डियन माइनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, लेकिन माइनर के बिहाफ पे गार्डियन अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर शैल बी वैलिड, ये वैलिड होगा इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। अगर माइनर का गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर तब ये वैलिड होगा। और द गार्डियन हैज द ऑथोरिटी टू इंटर इनटू सच एग्रीमेंट, और जो गार्डियन है ना उसके पास इस एग्रीमेंट में, माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट में इंटर करने का ऑथोरिटी है, बाय द कोर्ट ऑथोरिटी होना चाहिए, ऑथोरिटी है तभी वह वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों की क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आप चले आए। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटीज। लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटीज। लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटीज। लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटीज। देखिए क्या यहाँ पे, द माइनर शैल बी लायबल फॉर द नेसेसिटीज सप्लाइड टू हिम और एनी अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन द माइनर। डिपेंडेंट ऑन द माइनर। The minor shall be liable, minor liable नहीं होगा, minor's property will be liable, minor's property will be liable, minor's property will be liable, minor's property will be liable if the necessities supplied to him or any other person dependent on the minor। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, माइनर्स की प्रॉपर्टी इसके लिए लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। द माइनर्स प्रॉपर्टी शैल बी लायबल, माइनर्स प्रॉपर्टी shall be liable for the necessities supplied to him or any other person dependent on minor। माइनर के ऊपर ही अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है और उसको भी नेसेसिटी सप्लाई किया गया तो माइनर्स की प्रॉपर्टीज के लिए लायबल होगी। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है, द लायबिलिटीज फॉर ओनली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ डिपेंडिंग ऑन सोशल स्टेटस ऑफ माइनर। द लायबिलिटीज फॉर द, जैसे उस माइनर का सोशल स्टेटस क्या है, माइनर की सोशल स्टेटस क्या है, उस सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंगली उस माइनर को जो लाइफ, ओनली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर सप्लाई किया गया है किसी भी पर्सन की तरफ से, किसी भी पर्सन की तरफ से माइनर को अगर कोई भी नेसेसिटीज सप्लाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ दैट माइनर पर्सन, और फिर माइनर तब जाकर के माइनर की प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल होगा। माइनर इज नॉट ऑलरेडी इन द पोसेशन ऑफ सच नेसेसिटीज, माइनर के पास वो नेसेसिटीज भी नहीं है। The minor shall not be personally liable, minor shall not be personally liable but minor's property will be liable। मतलब माइनर्स के प्रॉपर्टी से ये चीज रिकवर किया जाएगा।
पोजीशन ऑफ द माइनर इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा, चाहे एमसीक्यू एग्जाम्स देने जा रहे हो, जिसका एमसीक्यू बोलो एमसीक्यू देगा और जिसका रिटेन हो रिटेन देगा। माइनर्स के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। माइनर अदर कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कभी गारंटर नहीं बन सकता है। माइनर कैन बी मेंबर इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, माइनर कैन बी मेंबर इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप है। माइनर्स कैन बी अप्रेंटिस प्रोवाइडेड ही इज एटलीस्ट 14 इयर्स ऑफ एज, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी। माइनर कहीं पे ट्रेनी बन सकता है क्या, कहीं पे काम सीख सकता है क्या जाकर के, हाँ, लेकिन उसको 14 इयर्स ऑफ एज अगर कंप्लीट कर चुका है तो। आप लोग देखता होगा ना कई बार 15 इयर्स के 16 इयर्स के बच्चे जाकर के कहीं फैक्ट्री वगैरह में कुछ वर्क सीखते हैं, तो भाई कर सकता है, लेकिन 14 इयर्स का एज अगर वह कंप्लीट कर चुका है तब। माइनर्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, माइनर किसी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर को पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है, जिसको ऑलरेडी हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको बताया है, ऑलरेडी बताया है। इसके बाद ये सब किस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे पार्टी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो पार्टी, द पार्टी हु आर नॉट केपेबल टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज हु आर नॉट केपेबल टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला पार्टी मैंने आपको कौन सा बताया, पर्सन ऑफ माइनर पर्सन के बारे में। अब सेकंड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल पर्सन के बारे में, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। लुनेटिक, अ लुनेटिक इज द पर्सन हु इज मेंटली deranged due to some mental strain or other personal experience. He suffers from the intermittent interval of the sanity and insanity. He can enter into contract during the period when he is of sound mind. ये lunatic person मतलब इसको बीच बीच में ना इसका दिमाग खराब हो जाता है, मैंने एग्जांपल्स वगैरह सब दिया हुआ है इससे पागलों के बारे में आपको, तो लेकिन जब इसका साउंडनेस वाला सिचुएशन रहेगा, साउंडनेस वाले सिचुएशन, तब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया जा सकता है। मतलब बीच बीच में ये ठीक भी हो जाता है, 24 आवर्स में 2 घंटे ये ठीक रहता है और बाकी का 22 घंटे खराब रहता है इसका दिमाग। तो जब ये ठीक सिचुएशन में रहता है उस समय इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया जा सकता है और वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होगा, लेकिन जब वह इंसैनिटी सिचुएशन रहता है तब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया जाएगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इडियट्स, एन इडियट इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर। हे भगवान, ये कंप्लीटली अपना मेंटल पावर लॉस्ट कर चुका है। डज नॉट एग्जिबिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन ऑर्डिनरी मैटर्स, MATTER मैटर्स। इडियोसी इज परमानेंट whereas lunacy does not periodical insanity। इडियट क्या होता है, जो हमेशा के लिए गया, और लुनेटिक क्या होता है, जो बीच बीच में उसको दौरा आता है, टाइम ठीक भी हो जाता है। उसके बाद देखो यहां पर क्या है, उसके बाद देखो क्या है, ड्रंकन पर्सन, अ ड्रंकन और द इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन क्या है, जो ड्रंक कर रखा है, उसके बाद से ड्रग्स वगैरह का इंजेक्शन लेकर के पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए है ये। सफर फ्रॉम टेम्पररी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे मोड में जब वो पूरा एकदम गटक लिया, गटक करके रास्ते में गिर गिर के चल रहा है, एकदम गिर गिर के क्या चल रहा है, मतलब गिर चुका है, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, दे आर द इनकेपेबल पार्टी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर द इनकेपेबल पार्टी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट at the time when he is so drunk or intoxicated that he is incapable of forming a rational judgment। वह इतना ज्यादा उस समय ड्रंकन मोड में चला गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गया कि वह उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उसके साइड से पॉसिबल नहीं है। एंड द पोजीशन ऑफ द ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लुनेटिक। लुनेटिक के जैसा ही होता है कि जब वह ठीक सिचुएशन में आएगा, जब उसका ब्रेन अच्छा होगा, तभी वह कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है। तब ऐसे सिचुएशन में वह कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। इसके बाद देखो, एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर वॉइड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर लायबल फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू देम और टू एनी वन। अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको जो नेसेसिटीज सप्लाई किया जाएगा उसके लिए वो पर्सन लायबल होगा। और एनी वन whom they are legally bound to support, but even in such cases no personal liability attached to them, it is only their state is liable। मतलब अगेन अगर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को या अनसाउंड माइंड के ऊपर डिपेंडेंट पर्सन को अगर कुछ नेसेसिटी सप्लाई किया गया है तो अनसाउंड माइंड के पर्सन पर्सनली लायबल नहीं होगा, उसका स्टेट मतलब प्रॉपर्टी विल बी लायबल, प्रॉपर्टी लायबल होगा। उसके बाद से देखो, उसके बाद देखो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट।
person disqualified under law to enter into a contract. Alien enemy, alien enemy. Existing contract is suspended till war is over. Exist अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एलियन एनिमी किसको बोलते हैं? जिस कंट्री के साथ हमारा वार चल रहा है उस कंट्री के सारे सिटीजन हमारे लिए एलियन एनिमी होते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले से हुआ है तो जब तक वार उस इंडिया पाकिस्तान मान लो है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जब तक लड़ाई चल रहा है तब तक क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड रहेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एंटर्ड टिल वार इज ओवर, जब तक वार खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नया कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। और ये एग्जीक्यूट भी हो सकता है, ऊपर का दोनों बात हो सकता है, जैसे कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रन कर सकता है, लेकिन पहले इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वार के ड्यूरिंग में इतना नेसेसिटी है कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना जरूरी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही हो सकता है, ठीक है। कन्विक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कन्विक्टेड पर्सन, सेकंड केस है, कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज सस्पेंडेड टिल कन्विक्शन इज ओवर। जब तक उसका कन्विक्शन ओवर नहीं होता है तब तक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड रहेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ये दोनों हो सकता है। फॉरेन डिप्लोमेट्स राइट टू शो अदर इज अवेलेबल। फॉरेन डिप्लोमेट्स दूसरे लोगों पे केस फाइल कर सकता है, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेट पे कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। और फॉरेन डिप्लोमेट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये एंटर किया जा सकता है। तो आज का सेशन में बस इतना ही आपका रिवीजन था। फिर अगले सेशन में, कल के सेशन में हम लोग रिवीजन करेंगे, और कल का सेशन में थोड़ा लंबा रिवीजन करेंगे। मे बी आई विल ट्राई टू फिनिश होल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द टुमारो सेशन। ओके, तो आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।